दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई बच्चा अपना सबसे प्यारा रिश्ता खो देता है तो उसके मासूम जहन पर क्या गुजरती है। अजनबियत, अकेलापन और एक ऐसा दर्द जो अंदर ही अंदर उसे खाए जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो जज्बाती भी है और आपको एक गहरे पैगाम की तरफ ले जाएगी। कहानी शुरू होती है फ्लोरिडा के एक छोटे और पुरसुकून शहर से। यहाँ रोब नाम का एक छोटा लड़का अपने पापा के साथ एक छोटे से होटल में रहता है। रोजाना की तरह एक सुबह रोब उठता है और स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। अब स्कूल बस आने में अभी कुछ वक्त बाकी था तो रोब सोचता है कि क्यों ना होटल के आसपास वाले जंगल में एक छोटी सी वॉक की जाए। वो पुरसुकून और खामोश जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो उस खामोशी को महसूस करता है, अचानक उसके जहन में अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा याद आता है। कुछ महीने पहले ही उसकी मम्मी का इंतकाल हुआ था। रोब को याद आता है कि कैसे वो अपनी मम्मी के मरने पर बिल्कुल अकेला और टूटा हुआ खड़ा था। वो याद आज भी उसके दिल को बुरी तरह झंझोड़ देती है, लेकिन रोब हार नहीं मानता। वो अपने आंसू छुपाए जंगल में आगे बढ़ता रहता है। तभी जंगल के बिल्कुल बीचों बीच उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, एक पुरानी लकड़ी की कैबन जो बरसों से लावारिस पड़ी थी। रोब की इस्तका बढ़ जाती है और वो धीरे धीरे उस कैबन के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो पास जाता है वो शॉक रह जाता है। वहाँ क्या था? कैबन के ठीक बाहर एक लोहे के बड़े से पिंजरे में एक विशाल टाइगर कैद था। वो शेर देखने में जितना ताकतवर था उतना ही बेबस और लाचार भी लग रहा था। एक पल के लिए रोब और वो टाइगर एक दूसरे को देखते हैं। रोब बुरी तरह डर जाता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो बिना एक सेकंड बर्बाद किए वहाँ से सीधा होटल की तरफ भाग खड़ा होता है। घर पहुंचकर रोब जल्दी से अपना बैग उठाता है और स्कूल बस पकड़ने के लिए निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, उस मासूम बच्चे के लिए स्कूल का सफर भी किसी सजा से कम नहीं है। बस में कुछ बदतमीज लड़के रोब का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, उस पर गंदे कमेंट्स करते हैं। रोब हमेशा की तरह खामोश रहता है, नीचे देखता है और उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करता है। तभी बस एक और स्टॉप पर रुकती है और एक नई स्टूडेंट बस में चढ़ती है जिसका नाम सेना होता है। अब ये बदमाश लड़के सेना का नाम सुनते ही उसका भी मजाक उड़ाने लगते हैं। सेना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो मामला बढ़ाने की बजाय चुपचाप एक सीट पर बैठ जाती है। स्कूल में क्लास चल रही है, टीचर अपना लेसन पढ़ा रही हैं, लेकिन रोब का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है। उसके दिमाग में तो बस वही टाइगर घूम रहा है। वो चुपके से एक पेपर निकालता है और उस टाइगर की ड्राइंग बनाने लगता है, लेकिन उसकी ड्राइंग में वो टाइगर कैद नहीं था, बल्कि आजाद होकर जंगल में शान से घूम रहा था। ड्राइंग बनाते बनाते रोब को अपनी मम्मी की एक और बात याद आती है। उसकी मम्मी लकड़ी पर बहुत खूबसूरत नक्शो निगार बनाया करती थी और उन्होंने रोब को भी छोटी छोटी लकड़ी की मूर्तियां बनाना सिखाया था। ये सोचकर रोब एक तरफ खुश भी होता है और मम्मी की याद में उदास भी। तभी अचानक टीचर रोब का नाम लेती हैं और कहती हैं कि प्रिंसिपल सर ने उसे अभी अपने ऑफिस में बुलाया है। रोब कंफ्यूज्ड होकर प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचता है। वहाँ प्रिंसिपल सर उसे बैठने को कहते हैं और बड़े ध्यान से रोब की टांगों को देखते हैं। दरअसल दोस्तों, रोब को एक संगीन स्किन प्रॉब्लम यानी जिल्द की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसकी टांगों पर लाल निशान और जख्म बन जाते हैं। प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि स्कूल के कुछ पेरेंट्स को डर है कि कहीं ये बीमारी उनके बच्चों को न लग जाए, इसलिए वो रोब को कहते हैं कि तुम अपनी दवाई वक्त पर लो। और रोब के पापा को एक लेटर भी लिखते हैं कि कुछ दिन रोब स्कूल की बजाय घर पर ही रहे। रोब मायूस होकर ऑफिस से बाहर निकलता है। हॉलवे से गुजरते हुए वो देखता है कि एक टीचर के हाथ से सारी किताबें और पेपर्स नीचे गिर गए हैं। रोब भागकर उनकी मदद करता है। वो टीचर प्यार से मुस्कुराती हैं और अपना नाम मिस मिल्स बताती हैं। तभी उनकी नजर रोब के हाथ में मौजूद टाइगर वाली ड्राइंग पर पड़ती है। जब वो उस ड्राइंग को देखती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं। वो रोब के टैलेंट की बहुत तारीफ करती हैं और कहती हैं कि वो एक शॉर्ट लीव पर जा रही हैं, लेकिन वापस आकर वो रोब की और भी ड्राइंग्स देखना चाहेंगी। स्कूल खत्म होने पर रोब बाहर खड़ा बच्चों के जाने का वेट कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ बच्चे उस नई लड़की यानी सेना के पीछे पड़े हैं और उसे बुरी तरह हिरासा कर रहे हैं। सेना का सब्र जवाब दे जाता है। वो मुड़कर एक लड़की को मुक्का मार देती है, लेकिन वो लड़की सेना से काफी बड़ी और ताकतवर थी। वो सेना को जोर से धक्का देती है और सेना जमीन पर गिर जाती है। रोब ये सब देखकर डर तो रहा था, लेकिन वो सेना को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है और उन बच्चों से कहता है कि सेना को छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, उल्टा वो बदमाश बच्चे अब रोब की तरफ बढ़ने लगते हैं। रोब सिचुएशन को भांपते हुए वहाँ से फौरन भाग निकलता है। थोड़ी देर बाद जब सेना बस में चढ़ती है तो उसके कपड़े और बाल बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं। बस के बच्चे उसे दोबारा देखकर हंसने लगते हैं। गुस्से और शर्मिंदगी में सेना सीधी पीछे जाकर रोब के साथ बैठ जाती है
और शिकायत करती है कि उसे उस शहर में और यहाँ के बदतमीज बच्चों से कितनी नफरत है। रोब उसकी बात सुकून से सुनता है और उसे कंफर्टेबल करने के लिए अपनी टांगों की बीमारी के बारे में बताता है। सेना के दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है। वो कहती है कि काश ये बीमारी मुझे भी लग जाए तो मुझे भी स्कूल नहीं आना पड़ेगा। वो रोब से कहती है कि क्या तुम ये बीमारी मुझे पास कर सकते हो, लेकिन रोब मुस्कुरा कर कहता है ऐसा नहीं होता, ये बीमारी कोई इन्फेक्शन नहीं है जो दूसरों को लग जाए। ये सुनकर सेना को रोब के लिए बुरा लगता है। वो रोब से वादा करती है कि अगर तुम्हें स्कूल से छुट्टी करनी पड़ी तो मैं रोज तुम्हारा होमवर्क तुम्हारे घर पहुंचा दिया करूंगी ताकि तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान न हो। उसी शाम जब रोब के पापा प्रिंसिपल का भेजा हुआ वो लेटर पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बार बार समझाने के बावजूद स्कूल इंतजामिया अब भी यही सोच रही है कि रोब की बीमारी दूसरे बच्चों में फैल सकती है। रोब के पापा कई बार साफ कर चुके थे कि ये बीमारी छूत की नहीं है, लेकिन स्कूल वाले समझने को तैयार ही नहीं थे। खैर वो सोचते हैं कि कुछ दिन रोब का घर पर रहना ही बेहतर है। उसके बाद वो बड़े प्यार से रोब की टांग पर दवाई का इंजेक्शन लगाते हैं और रात का खाना बनाने किचन में चले जाते हैं। दूसरी तरफ रात को रोब अपने कमरे में बैठा अपना एक पसंदीदा काम कर रहा होता है। एक छोटे से चाकू की मदद से वो लकड़ी के टुकड़े को तराश रहा था और उसके दिमाग में अभी भी सुबह वाला वही टाइगर घूम रहा था। लेकिन तराशते तराशते रोब अपनी नई दोस्त सेना की एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति बना लेता है और फिर चुपचाप सो जाता है। रात को रोब एक बहुत ही अजीब ख्वाब देखता है। वो देखता है कि सेना जंगल में आजाद घूम रही है, लेकिन वो अकेली नहीं है, बल्कि वो उसी विशाल टाइगर की पीठ पर सवार है और दोनों पेड़ों के बीच इतनी तेजी से भाग रहे हैं जैसे वो जंगल उनका अपना घर हो। अगली सुबह रोब होटल के कामों में हाथ बटाता है। वो वहाँ की सफाई करने वाली एक बहुत ही मुलनिसार लेडी वैली के साथ काम कर रहा होता है। वैली काम के बीच एक छोटा सा ब्रेक लेती है और प्यार से रोब को च्युइंगम खाने के लिए देती है। अब कुछ घंटों बाद वहाँ से स्कूल बस गुजरती है। उस वक्त रोब बाहर गार्डन में काम कर रहा होता है। बस में बैठे वही बदमाश लड़के रोब को देख लेते हैं और फिर से उसे हिरासा करने के लिए बस की खिड़की से एक चीज जोर से रोब की तरफ फेंकते हैं। वो चीज रोब की पसलियों पर इतनी जोर से लगती है कि दर्द से तड़प उठता है। रोब को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर रोज रोज उसके साथ ऐसा क्यों होता है। तभी उसके जहन में ख्याल आता है कि काश वो जंगल वाला टाइगर यहाँ होता और इन बदमाशों को सबक सिखाने में उसकी मदद करता। थोड़ी देर बाद बस स्टॉप पर रुकती है और सेना उतरकर सीधी रोब के पास आती है। वो अपने वादे के मुताबिक क्लास का होमवर्क रोब को देती है। रोब उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर सोचता है कि सेना से वो बड़ी बात शेयर कर ही दे। वो सेना को जंगल के उस कैद टाइगर के बारे में बता देता है। ये सुनते ही सेना के सोचने का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो फौरन रोब से कहती है कि मुझे अभी इसी वक्त उस टाइगर को देखना है। रोब उसे बताता है कि टाइगर जंगल के बहुत अंदर है, हमें पैदल जाना होगा। जाने से पहले सेना कहती है कि क्या मुझे तुम्हारे कुछ कपड़े मिल सकते हैं। तो दोनों होटल के अंदर रोब के पापा के कमरे में जाते हैं। कमरे में वेट करते हुए सेना की नजर वहाँ रखी लकड़ी की छोटी मूर्ति पर पड़ती है जिन्हें रोब ने खुद तराशा था। वो रोब के इस हुनर को देखकर दंग रह जाती है और कहती है तुम्हें पता है रोब, दुनिया के इतने बड़े कलाकार माइकल एंजेलो पेंटर बनने से पहले मूर्तियां ही बनाया करते थे। तुम भी एक सच्चे कलाकार हो। तभी अचानक सेना को वो मूर्ति दिखती है जो रोब ने रात को बनाई थी और जो बिल्कुल सेना जैसी लग रही थी। सेना हंसने लगती है और रोब की बहुत तारीफ करती है और रोब बेचारा शर्म से लाल हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। सेना उसे कपड़े लाने का याद दिलाती है और रोब जल्दी से कपड़े लाकर उसे देता है और खुद बाहर वेट करने लगता है। कुछ ही देर में दोनों दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और उसी पुरानी कैबन के पास पहुंच जाते हैं। जब वो पिंजरे के सामने खड़े होते हैं तो सेना उस विशाल और ताकतवर टाइगर को देखकर हैरान रह जाती है। वो रोब से पूछती है कि आखिर इतने खूबसूरत और जंगली जानवर को किसने यहाँ जंगल के बीच पिंजरे में क्यों कैद कर रखा है। रोब कहता है कि मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन शायद ये टाइगर उस होटल के मालिक बोशैम्प का है। ये सुनकर सेना को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि अपने शौक के लिए किसी मासूम जानवर को ऐसे कैद करना बिल्कुल गलत है, इसे आजाद होना चाहिए। रोब भी उसकी बात से सहमत होता है, लेकिन वो कहता है इस मजबूत ताले को तोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। तभी अचानक उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो बोशैम्प ही था जो कैबन की तरफ आ रहा था। पकड़े जाने के डर से रोब और सेना वहाँ से फौरन भाग निकलते हैं। होटल वापस पहुंचकर रोब सेना की मुलाकात अपने पापा से करवाता है। पापा भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि चलो रोब का कोई दोस्त तो बना। उसके बाद सेना अपने पेरेंट्स को फोन करती है ताकि वो उसे लेने आ सके। थोड़ी देर में एक कार होटल के बाहर आकर रुकती है जिसमें सेना की मम्मी थी। कार से उतरते ही वो सेना पर चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि तुम इतने घंटे कहाँ गायब थी
और तुमने ये किसके कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन सेना अपनी मम्मी के इस सख्त रवैये से बिल्कुल नहीं डरती। मामला संभालने के लिए उसकी मम्मी रोब को बताती है कि सेना सिर्फ अपने पापा की बात सुनती है, मेरी नहीं। ये सुनकर सेना और चिढ़ जाती है और माँ बेटी के बीच बहस बढ़ जाती है। आखिरकार सेना गुस्से में कार में बैठती है और वो दोनों लड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रोब ये सब देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है। अगली सुबह रोब फिर से होटल में वैली के साथ सफाई का काम कर रहा होता है। काम के दौरान रोब वैली से एक सवाल पूछता है कि वैली, इंसानों का जानवरों को पिंजरे में कैद रखना तुम्हें कैसा लगता है। वैली थोड़ी देर के लिए रुकती है और अपने बचपन का एक वाकया सुनाती है। वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ने मुझे एक छोटा सा हरे रंग का तोता गिफ्ट किया था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे उसे पिंजरे में कैद देखकर बहुत दुख होने लगा। एक दिन मैंने चुपके से पिंजरा खोला और उसे आजाद कर दिया। जब मेरे पापा को पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और कहा कि तुम उसे आजाद करके जंगल के सांपों का निवाला बना दिया है। लेकिन रोब, मुझे अपने किए पर आज भी कोई पछतावा नहीं है। मैं आज भी ख्वाब में उस चिड़िया को आसमान में खुशी से उड़ते और गाते हुए देखती हूँ। दिन में जब रोब होटल के एक हिस्से की सफाई कर रहा होता है तो अचानक उसका सामना होटल के मालिक बोशेम्प से होता है। बोशेम्प रोब को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है और उसके बदले तुम्हें पैसे भी दूंगा। रोब थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन सुनने के लिए तैयार हो जाता है। बोशेम्प उसे बताता है कि कुछ दिन पहले उसने एक नायाब जंगली जानवर पकड़ा है, लेकिन उसे रोज खाना खिलाना और देखभाल करना बोशेम्प के बस का काम नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि रोब ये काम करे। रोब तो पहले से ही जानता था कि वो किस जानवर की बात कर रहा है, लेकिन वो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। रोब बहाना बनाता है कि पापा ने मुझे वैली के साथ काम करने को कहा है, लेकिन बोशेम्प गुस्से में कहता है तुम्हारे पापा का मुझ पर कोई हुक्म नहीं चलता, मेरे साथ अभी चलो। मजबूरन रोब उसके साथ चल पड़ता है और वो दोनों जंगल में उसी कैबन के पास पहुंच जाते हैं। रोब टाइगर को देखकर हैरान होने का नाटक करता है। बोशेम्प बड़े फख्र से बताता है कि एक शख्स ने मेरा कर्ज उतारने के लिए मुझे ये टाइगर दिया है। फिर वो रोब को सिखाता है कि टाइगर को खाना कैसे देना है। इसी बीच टाइगर अचानक पिंजरे की जाली पर झपटता है, जिससे बोशेम्प बुरी तरह डर कर जमीन पर गिर जाता है। रोब को हंसी तो बहुत आती है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है। बोशेम्प रोब को पिंजरे की चाबियों का गुच्छा देता है और कहता है कि अब से ये तुम्हारी जॉब है। जाते जाते बोशेम्प टाइगर को चिढ़ाता है और उसे बेकार कहता है, लेकिन तभी टाइगर गुस्से में बोशेम्प पर गंदगी स्प्रे कर देता है, जिससे बोशेम्प का पूरा हुलिया खराब हो जाता है। वो चिल्लाता हुआ रोब के साथ वहाँ से भागता है। होटल पहुंचने से पहले बोशेम्प रोब को धमकी देता है कि ये बात एक राज ही रहनी चाहिए, अगर किसी को पता चला तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और रोब को कच्चे गोश्त का एक थैला देता है और कहता है कि कल मैं और गोश्त लाऊंगा। तभी वहाँ से रोब की स्कूल टीचर मिस मिल्स कार में गुजरती हैं। बोशेम्प का गंदा और अजीब हुलिया देखकर वो कार धीमे करती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ है। रोब जल्दी से कहता है कि सब ठीक है और बोशेम्प बदतमीजी से कहता है कि आप अपने काम से काम रखें और यहाँ से जाएं। जाने से पहले मिस मिल्स रोब से कहती हैं कि जब तुम स्कूल वापस आओ तो मेरी क्लास में जरूर आना। और उनके जाने के बाद बोशेम्प रोब को फिर धमकाता है कि मुंह बंद रखना। रोब गोश्त के उस थैले को होटल में कहीं छुपा देता है ताकि पापा की नजर ना पड़े। गोश्त छुपाने के बाद वो बोशेम्प की दी हुई उन चाबियों को देखता है और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा होता है, क्या मुझे इन चाबियों से उस टाइगर को आजाद कर देना चाहिए। ठीक उसी वक्त स्कूल बस वहाँ से गुजरती है और सेना बस से उतरकर भागती हुई रोब के पास आती है। वो बहुत एक्साइटेड थी और दोबारा टाइगर को देखना चाहती थी। दोनों दोस्त जंगल की तरफ भागते हैं और पिंजरे के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर रोब को लगता है कि अब वो ये राज नहीं छुपा सकता, इसलिए वो सेना को बोशेम्प वाली सारी बात बता देता है कि बोशेम्प ने उसे टाइगर को खाना खिलाने की जॉब दी है और ये चाबियां भी उसी की हैं। ये सुनते ही सेना उछल पड़ती है और कहती है कि रोब, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब सब कुछ बदल गया है, हमारे पास पिंजरे की असल चाबियां हैं, यानी अब हम जब चाहें इस पिंजरे को खोलकर टाइगर को हमेशा के लिए आजाद कर सकते हैं। सेना रोब को समझाती है कि टाइगर जैसे नायाब जानवर को कैद में रखना बिल्कुल गलत है, उन्हें आजाद होना चाहिए। लेकिन रोब अभी भी तजब्जुब का शिकार था, उसे वैली के तोते वाली कहानी याद थी, इसलिए वो सेना से कहता है कि अगर हमने इसे आजाद कर दिया तो शायद ये अकेला जंगल में जिंदा ना रह पाए। लेकिन सेना उस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। वो बाजिद थी कि आजादी टाइगर का हक है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो गुस्से और बेबसी में पिंजरे को पकड़कर हिलाने लगती है और रो पड़ती है। रोब उसे प्यार से संभालता है। सेना अपने आंसू पोंछती है और टाइगर को थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए पिंजरे के ऊपर पड़ा कैनवस का बड़ा कपड़ा हटा देती है ताकि वो खुली हवा और आसमान को देख सके। उस रात वो दोनों दोस्त वहीं पिंजरे के पास जमीन पर लेटकर सितारों को देखते हैं और
टाइगर भी सुकून से आराम करता है। जब वो दोनों होटल वापस आते हैं तो उन्हें रास्ते में वैली मिलती है। सेना अभी भी गुस्से में थी, इसलिए वो वैली से थोड़ी बदतमीजी से बात करती है, लेकिन वैली गुस्सा होने की बजाय प्यार से उसे समझाती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भी ऐसी ही बागी थी और गुस्से में फैसले करती थी, लेकिन सेना तुम हर वक्त गुस्से में नहीं रह सकती। जिंदगी तुम्हारे मसाइल खुद हल नहीं करेगी, तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना और हालात का सुकून से सामना करना सीखना होगा। वैली की ये बातें सेना को बिल्कुल खामोश कर देती हैं और वैली अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। रोब जब अपने कमरे में पहुंचता है तो सामने उसके पापा खड़े थे और उनके हाथ में कच्चे गोश्त का वही थैला था जो बोशेम्प ने रोब को दिया था। पापा गुस्से में चिल्लाते हैं कि ये गंदा गोश्त कहाँ से आया है। रोब झूठ नहीं बोलता और बोशेम्प का नाम ले लेता है। पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें लगता है कि बोशेम्प ने उनकी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए ये सड़ा हुआ गोश्त भेजा है कि जैसे वो इतने मजबूर हैं कि कुछ भी खा लेंगे। वो गुस्से में थैला दीवार पर मारते हैं और सर पकड़कर बैठ जाते हैं। रोब उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन पापा कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो। रोब बाहर आकर अपना दिल बहलाने के लिए लकड़ी का एक और खिलौना तराशना शुरू कर देता है। अगली सुबह रोब वैली को लकड़ी की एक खूबसूरत चिड़िया गिफ्ट करता है, जिसे देखकर वैली बहुत खुश होती है। तभी स्कूल बस आती है और सेना उतरती है। वो रोब को बताती है कि उसकी मम्मी उसके रवैये से बहुत नाराज हैं और उन्होंने रोब से मिलने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन वो ये बात नहीं मानेगी। वो कहती है कि हमें टाइगर के मामले में वैली से मशवरा करना चाहिए। जब वो दोनों वैली को सब बताते हैं तो पहले तो वैली को यकीन नहीं आता। वो दोनों वैली को जंगल में ले जाकर पिंजरा दिखाते हैं। टाइगर को देखकर वैली बोशेम्प पर गुस्सा होती है, लेकिन जब सेना रोब से कहती है कि चाबी निकालो और ताला खोलो तो वैली उन्हें रोक देती है। वैली कहती है कि बोशेम्प अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन टाइगर को आजाद करना भी सही फैसला नहीं होगा। ये हमेशा कैद में रहा है, अचानक बाहर जाकर ये खुद शिकार नहीं कर पाएगा। सेना गुस्से में कहती है कि जंगली जानवर आजाद ही अच्छे लगते हैं, जैसे यहाँ बाकी तेंदुए रहते हैं ये भी जीना सीख जाएगा। वैली कहती है कि बच्चों, बाज़ औक़ात सही फैसला सबसे महफूज फैसला नहीं होता, इसलिए हमें इस बड़े मामले में नहीं पड़ना चाहिए। सेना मजीद चिढ़ जाती है और कहती है कि मैं अपने पापा का वेट करूंगी, वो जरूर मेरी बात मानेंगे और उसे आजाद करेंगे। लेकिन तभी रोब एक ऐसी बात कह देता है जो सेना का दिल तोड़ देती है। रोब कहता है कि सेना, शायद तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा के बारे में सच कहती हैं, शायद वो उतना अच्छे इंसान नहीं है जितना तुम उन्हें समझती हो। ये सुनकर सेना को बहुत गहरा धचका लगता है। उसे लगता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे धोखा दिया है। वो गुस्से और रोते हुए कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और आज से तुम्हारी दोस्ती खत्म, और वो वहाँ से भाग जाती है। रोब उदास खड़ा रहता है। वैली उसे वापस होटल चलने को कहती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रोब को दूर से सेना जाती हुई दिखती है। वो वैली को छोड़कर सेना के पीछे भागता है और उसे रोककर कहता है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है, मैं तुम्हारी दोस्ती के लिए टाइगर को आजाद करने के लिए तैयार हूँ। सेना को पहले यकीन नहीं आता, लेकिन रोब संजीदा था। तभी अचानक वहाँ बोशेम्प अपनी कार में आ जाता है। वो सेना से मिलता है और रोब को ऑर्डर देता है कि होटल पर गोश्त का एक और पार्सल आने वाला है, उसे उठा लेना। रोब शक से बचने के लिए हाँ कर देता है। बोशेम्प कहता है कि मुझे तुम्हारे पापा से कुछ हिसाब किताब करना है, और वो कार लेकर आगे निकल जाता है। अब रोब और सेना के पास यही मौका था। वो तेजी से भागकर पिंजरे के पास पहुंचते हैं। रोब बिना वक्त बर्बाद किए चाबियों से एक एक करके सारे मजबूत ताले खोल देता है। हालांकि उन्हें पता था कि टाइगर ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी वो हिम्मत करके पिंजरे का दरवाजा पूरा खोल देते हैं। दरवाजा खोलते ही विशाल टाइगर धीरे से खड़ा होता है। रोब थोड़ा पीछे हटता है और कहता है कि तुम आजाद हो। टाइगर बाहर निकलता है और एक पल के लिए उन दोनों मासूम बच्चों के बिल्कुल पास आकर रुक जाता है। रोब और सेना डरे बगैर मोहब्बत से टाइगर की खाल पर हाथ फेरते हैं। फिर वो ताकतवर जानवर मुड़ता है और एक ऐसी धाड़ मारता है जिससे पूरा जंगल गूंज उठता है और वो गहरे जंगल की तरफ भाग जाता है। दोनों दोस्त बहुत खुश और फख्र महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। फिजा में एक जोरदार गोली चलने की आवाज गूंजती है। गोली की आवाज सुनकर सेना सदमे से जमीन पर गिर जाती है और उसका सांस फूलने लगता है। दोनों बच्चे घबराकर सड़क की तरफ भागते हैं और वहाँ का मंजर देखकर उनका दिल टूट जाता है। वो टाइगर जमीन पर खून में लत पड़ा था। रोब को फौरन समझ आ जाता है कि गोली किसने चलाई। वो रोब के पापा थे। पापा ने बोशेम्प को बचाने के लिए गोली चलाई थी, क्योंकि टाइगर ने बोशेम्प पर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया था। तभी वहाँ वैली भी पहुँच जाती है। रोब रोते हुए टाइगर के पास घुटनों के बल बैठ जाता है और पापा से चीख कर पूछता है कि आपने
आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और थी। पापा रोते हुए रोब को गले लगाते हैं और बताते हैं कि बेटा ये एक हादसा था, बोशेम्प का मेरे साथ झगड़ा हुआ था और उसने मुझ पर पिस्टल तान ली थी। उसी अफरा तफरी के दौरान टाइगर वहाँ आ गया और गोली गलती से टाइगर को लग गई। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। पापा के सफाई देने के बावजूद रोब गुस्से और गम से पागल हो रहा था। वो पापा को पीछे धकेलता है और चिल्लाता है कि मैं आपसे नफरत करता हूँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना। और फिर रोब वो बात बोलता है जो उसके अंदर बरसों से दबी थी, आज आपको मेरी मम्मी का नाम ऊंची आवाज में लेना होगा। मम्मी की मौत के बाद से पापा ने कभी उनका नाम जुबान पर नहीं लिया था। पापा को एहसास होता है कि उनकी खामोशी ने रोब को कितना गहरा दर्द दिया है। वो रोते हुए ऊंची आवाज में नाम लेते हैं, कैरोलीन। नाम लेते ही पापा जज्बाती होकर टूट जाते हैं और अपने बेटे को गले से लगाकर फूट फूट कर रोते हैं। दूसरी तरफ वैली सेना को संभालती है और उसे गले लगा लेती है। बोशेम्प चुपचाप वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाता है। वैली धीरे से बच्चों को कहती है कि टाइगर अब एक बहुत बेहतर और पुरसुकून जगह पर चला गया है। तभी वैली की नजर रोब की टांगों पर पड़ती है। वो देखती है कि रोब के जख्म अब बहुत हद तक ठीक हो रहे हैं और उसकी स्किन प्रॉब्लम खत्म हो रही है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। टाइगर को आखिर अलविदा कहकर सब वहाँ से धीरे धीरे निकल जाते हैं। रास्ते में सेना रोब से अपने पुराने गुस्से और बुरी बातों के लिए माफी मांगती है और कहती है कि रोब तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन दोस्त हो। चलते चलते उन्हें जमीन पर रोब की बनाई हुई वही टाइगर की पेंटिंग मिलती है। सेना कहती है कि ये एक बेहतरीन आर्ट है। रोब मुस्कुरा कर कहता है कि तुम इसे अपने पास रख लो हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मजीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।